नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सलाम एजुकेशन की इस क्रांतिकारी क्लास में। जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ सपनों को पंख दिए जाते हैं। और मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 की इस तैयारी की यात्रा में आज हम लेकर आए हैं पिछले वर्ष के असली युद्ध के हथियार, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो आपकी तैयारी को देंगे वो धार, जिससे आप सीधा एग्जाम के सीने को चीर कर निकालोगे सफलता की चमचमाती तलवार। और ये क्लास सिर्फ सवालों की नहीं है, हौसलों की कहानी है दोस्तों। और ये क्लास सिर्फ तैयारी की नहीं, इनकलाब की शुरुआत है। क्योंकि जो इस क्लास में टिक गया वो सफलता से छिक गया। तो तैयार हो जाइए, आज नहीं तो कभी नहीं। चलिए शुरू करते हैं दमदार, शानदार और जबरदस्त अंदाज में। और पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है दोस्तों, और वो है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 47/87 और 77 यानी कि 87 का योग आपको बताना है कि क्या होगा। और पिछली बार जो क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन जो है लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन मैथ्स के हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा है। यानी कि मैथ्स के वो क्वेश्चन हो गए दोस्तों जो आपकी तैयारी को मजबूती देंगे और नए क्वेश्चन आपके लिए खड़े करेंगे दोस्तों, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और इन क्लासेसों के माध्यम से आपको ये पता चलेगा दोस्तों कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं संविदा शिक्षक वर्ग 3 के मैथ्स में। और ये मैथ्स के वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि 47/87 और 77/87 का योग क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 47/87 यानी कि 87 और जो है 77/87 का आपको बताना है दोस्तों योग। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ज्यादा पूछे गए थे पिछली बार जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था संविदा शिक्षक वर्ग 3 का। यानी कि लगातार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्ट में पूछे गए और यहाँ तक कि लास्ट तक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पैटर्न आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम और कुछ नया सीखेंगे दोस्तों। और इस क्वेश्चन में नहीं बल्कि आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सिखाने का प्रयास करेगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे समय देता हूँ, और उसके बाद में इस क्वेश्चन को समझेंगे कि इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आ जाए तो हम इस क्वेश्चन से कैसे लड़ सकते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे दे पाएंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। वो होगा 124, यानी कि 124/87, यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 124/87। ठीक है, अब ये कैसे वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, जब जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है 87, यानी कि जो नीचे नीचे का जो संख्या है दोस्तों, जिसे कहा जाता है 87, यानी कि नीचे कितना है 87 है, प्लस यानी कि योग पूछा गया है तो प्लस होगा, है ना। इसके बाद में 77/87। ठीक है, यानी कि नीचे संख्या अगर समान आ जाए, सरल शब्दों में यहाँ पे कहूँ तो नीचे संख्या यदि समान आ जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, लेकिन एलसीएम कैसे, अब यहाँ पे एलसीएम लेना सरल हो गया आपके पास में। ठीक है, तो 87 हो गया। इसके बाद में अब योग यहाँ पर पूछा गया है आपसे, तो योग योग कर ये क्या कर लेना है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको योग कर लेना है। तो योग कितना होगा 80, यानी कि 77 प्लस 47 है ना, साथ साथ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अच्छा 11 और हासिल का 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था दोस्तों 124/87। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, जब भी इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं, और नीचे खासकर आपको ध्यान देना है कि यदि संख्याएं समान हो, है ना, नीचे की संख्या समान हो, तो हम उस कंडीशन में एलसीएम वही आएगा जो पहले दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो 87 एलसीएम था। इसके बाद में अब डिफरेंट ये करता है कि आपके पास में प्लस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पर प्लस किया। इसी प्रकार से यदि माइनस पूछा जाता है, अब यहाँ पे अंतर पूछता, आपसे योग ना देखकर क्या पूछता था, यहाँ पे अंतर पूछता था, तो अंतर के कंडीशन में हम क्या करते थे, यहाँ पे 77 माइनस 47 माइनस करते थे। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में क्या आता था 30 और जो है 87 आता था। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया है योग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा और अच्छा से समझाने का यहाँ पे प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों पहला ऑप्शन। ठीक है, क्यों वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। अब यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और आपसे पूछा गया है कि एक स्कूल में कितने हैं 360 छात्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है।
एक स्कूल में 360 छात्र हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष क्या है, लड़के हैं, ठीक है, जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं और ऐसे लड़कों की संख्या बताना है आपको जो खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे पाओगे। बस आपको क्वेश्चन में ही इसका आंसर और इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है दोस्तों, बस आपको क्वेश्चन को समझते हुए इस क्वेश्चन का हल करना है, ठीक है। सो मैं आपके लिए कुछ समय यहाँ पर देता हूँ, इसके बाद में हम चलेंगे क्वेश्चन को डिटेल से समझने की ओर, ठीक है। सो बहुत सारे साथियों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका होगा दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 30, यानी कि सेकंड ऑप्शन। अब वो कैसे, अब क्वेश्चन को हम समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि एक स्कूल में कितने हैं, 360 छात्र हैं, ठीक है, 360 छात्र है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जिसमें से 2/3 क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। सो क्या है, 2/3 यानी कि 2/3 2/3 यानी कि 2/3 क्या है दोस्तों, यहाँ पे लड़कियां है, ठीक है। यानी कि गर्ल्सों की संख्या क्या है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इसको हल करने पर, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है दोस्तों, 3 एकम 3 और 3 दूनी क्या हो जाता है 6, यानी कि 12 दूनी 24, यानी कि कितना हो जाता है दोस्तों 24, और ये लास्ट में क्या है 0 है, ठीक है। यानी कि 12 दूनी 24, ठीक है, यानी कि 240 ही हो गया, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे जो पूछा गया था 260, यानी कि सॉरी 300 टोटल 360 छात्र थे, इनमें से 2/3 क्या थे, गर्ल्स थे, ठीक है, यानी कि 2/3 मींस यानी कि 360 में से जो गर्ल्स है दोस्तों वो है 240, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा है ना, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, 2/3 लड़कियां हैं, ठीक है। अब शेष लड़के हैं, तो अब यहाँ पे 340 जो छात्र है यानी कि गर्ल्स निकल गए, तो जो बॉयज है, बॉयजों की संख्या कितनी बची दोस्तों। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 360 में से 240 बचे, यानी कि शेष कितने बचेंगे, तो ये 0 है ना, इसके बाद में ये 2 और ये 120, यानी कि यहाँ पे जो लड़कों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 120 हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा है, अब और आगे आपको दिया गया है 300, यानी कि ये लड़कों की जो संख्या है कितना है, 320 टोटल हमें मिल गया है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया कि और पूछा है कि जिसमें 2/3 लड़के जो है खिलाड़ी है। अब यहाँ पे आपको खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे आपको खिलाड़ियों की संख्या निकालना है, ठीक है, इसमें से, यानी कि टोटल लड़कों की जो संख्या 120 है, इनमें से जो खिलाड़ी है उनका संख्या जो दिया गया है यहाँ पर 3/4 है ना, कितना दिया है 3/4, यानी कि 3 चौक 12, यानी कि 4 3, अब यहाँ पे कितने निकला दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे टोटल जो खिलाड़ी है, खिलाड़ियों की संख्या कितना निकलेगा दोस्तों। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, माफ कीजिएगा, 4 3 12 है ना, यानी कि यहाँ पे जो लड़कों यानी कि खिलाड़ियों की संख्या निकलेगा दोस्तों 3 3 9, यानी कि 90, ठीक है, यानी कि 90 कैसे है, खिलाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब खिलाड़ी आपके कितने निकल गए, 90 निकल गए, किन छात्रों में से, 12 यानी कि 120 में से। तो अब 120 में से 90 निकले, तो अब आपके पास में बचे कितने, तो 120 माइनस 90 जब आप करोगे दोस्तों, तो आपके पास में क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है, यानी कि यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया दोस्तों। मैं इसको मैं और सरल शब्दों में और स्पीच से मैं आपको यहाँ पे पुनः फिर से बता देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 360 छात्र हैं, जिनमें से 2/3 जो कि मैंने यहाँ पे निकाला 2/3 लड़कियां हैं, सो लड़कियों की संख्या हमने निकाला 2/3, यानी कि 240 लड़कियां निकले, ठीक है। और जो शेष बचे हैं, यानी कि 240 निकालने के बाद में जो शेष बचा यानी कि 120 वो लड़कों की संख्या है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कहा भी गया है। इसके बाद में जो 120 यानी कि जो लड़के हैं उन लड़कों में भी यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या निकालना था 3/4, ठीक है, जो कि 3/4 यानी कि लड़कों की संख्या कितनी था 120 में से हमने 3/4 जो लड़कों की यानी कि खिलाड़ियों की संख्या निकाला, तो खिलाड़ी टोटल कितने निकले, 90 निकले, है ना। अब उसमें पूछा गया था कि खिलाड़ी नहीं है, तो खिलाड़ी नहीं है वाले जो संख्या निकला दोस्तों, वो जो लड़के निकले यानी कि 30, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिला था बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है 80 का 40% क्या होगा, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन काफी इजी है दोस्तों, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर दे पाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। सो अब यहाँ पे आपका समय समाप्त होता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 32। अब ये 32 कैसे होगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन को हल करते हैं। आपके पास में है दोस्तों 80 यानी कि 80 का कितना 40%, आपसे पूछा गया है 40% क्या होगा, ठीक है। सो 80 का 40% आपको निकालना है, और ये इस क्वेश्चन को राइट यानी कि इस क्वेश्चन को हल करने में आपको समय नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 32, ठीक है, यानी कि 32, ठीक। ये तो क्वेश्चन काफी इजी था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन पे शायद तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है क्वेश्चन को समझने में और क्वेश्चन को हल करने में। जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 50 छात्रों की यानी कि स्टूडेंट्स की एक कक्षा में, इसे छात्र कर लीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझने के लिए इसे लिखा है, ठीक है, यानी कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना होगा, ठीक है।
सो आपके पास में क्या दिया गया दोस्तों, टोटल कितने छात्र हैं, टोटल जो आपके पास में छात्र है 50, ठीक है। अब इन 50 छात्र में भी आपके पास में जो है दोस्तों 40% क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। 40% क्या है आपके पास में, लड़कियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गर्ल्स की संख्या आपको ये सब यानी कि इतना हल करने पे आपके पास में आएगा, ठीक है। सो लड़कियों की संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिला दोस्तों 4, यानी कि 5 चौक 20, यानी कि 20, यानी कि 20 यहाँ पे लड़कियों की संख्या मिला। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल कितने स्टूडेंट थे, 30 यानी 50 थे, तो 50 में से तो आपके पास में क्या निकल गया, 30 गर्ल्स निकल गए। तो अब यहाँ पे बॉयज यानी कि लड़कों की जो संख्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला कितना, 30। तो इस प्रकार से जो अनुपात आपके पास में निकल के आया वो आया लड़कों की संख्या 20 और सॉरी लड़के की संख्या 20 और लड़कियों की जो संख्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सही करना है आपको, यानी कि गर्ल्स की जो संख्या है वो आएगा आपके पास में 20, ठीक है। लड़कियों की संख्या यानी कि लड़कियों की संख्या 20 और गर्ल्स यानी कि बॉयज की जो संख्या है वो 30 होगा, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सही करना है आपको, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। और जो कि आपसे पूछा गया था 40% लड़कियां हैं, यानी कि 40% लड़कियां निकाला हमने, तो कितना है 20, ठीक। इसके बाद में जो बॉयज है यानी कि जो बच्चे वाले के होंगे लड़के होंगे, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 30 यानी कि डी ऑप्शन था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि एक ऐसी कक्षा है जिसमें कि अंतिम अंतिम परिणाम आने पर 50 छात्र थे, यानी 50 छात्र बचते हैं, जिसमें कि 40% जो छात्र है अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है कि एक कक्षा में अंतिम यानी कि अंतिम रूप से 50 छात्र बचते हैं, ठीक है। यानी कि कक्षा में 50 छात्र, आप सरल शब्दों में कह सकते हैं 50 छात्र है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10% जो छात्र है कैसे हो रहे हैं, ये अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि 10% छात्र जो है अनुत्तीर्ण है वो कितने हैं, ठीक है। यानी कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं फेल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल जो छात्र निकले फेल हुए वाले वो 5 निकले, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल करने के दो तरीके हैं, अब जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। वैसे ये तरीका आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, ठीक है। यानी कि 5 छात्र कैसे हो गए, फेल हो गए, तो अब यहाँ पे जो पास होने वाले छात्रों की संख्या कितना होगा, सो पास होने वाले छात्रों की जो संख्या है दोस्तों वो होगा 45, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेकंड आप क्या कर सकते हो, आपके पास में 50 छात्र है, अब यहाँ पे आपसे कुछ पूछा गया है कि 10 छात्र फेल हो जाते हैं, यानी कि 100 में से अगर हम देखें, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, टोटल 100%, है ना। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 10% छात्र कैसे हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए, तो 5 कितने हुए होंगे, 90%, ठीक है। सो आप इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट राइट आंसर, ठीक है। सो इसका क्या जाता है दोस्तों, 9×5=45, यानी कि 45 को भी 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ही आएगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला बी ऑप्शन, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिला, और इसके बाद में क्वेश्चन को किस प्रकार से हम हल कर सकते थे वो भी आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संख्या एक संख्या दिया गया है 400 में क्या किया गया है कि इसमें यदि 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो नई संख्या क्या मिलेगी। अब इसको भी दो प्रकार से आप हल कर सकते हो, वो चाहे डायरेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड से कैसे, मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया गया है 10%, यानी कि 400 में क्या पूछा गया है कि 10 की वृद्धि की जाती है, तो आप एक तो यानी कि पहले आप क्या कर सकते हो कि इसमें 10 की वृद्धि करने पे जो कितना अमाउंट प्लस होता है वो आप कर सकते हो, बाद में जो टोटल अमाउंट दिया गया है उसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपके पास में दिया गया है 10% यहाँ पर वृद्धि होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास में कितना होगा, 40 का वृद्धि हुआ, किस में हुआ है, तो ये हुआ है 400 में, यानी कि इस प्रकार से आपके पास में क्या हो जाता है, 440 आ जाता है। अब सेकंड आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो 400 है, 400 में 10% की वृद्धि, यानी कि प्रतिशत मीन्स क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। अब 100 में अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि 10% की 10% प्लस होता है, यानी कि यदि मैं यहाँ पे 10% प्लस करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 110 हो जाता है, ठीक है। अब 110 अब डायरेक्ट जो है परसेंटेज बढ़ाकर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, जीरो से ये जीरो कट गया, 11×4=44, ठीक है। यानी कि ये हो गया 0 का 0, ठीक है। यानी कि 440 ऐसे भी करोगे तो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 440 ही आएगा, ठीक है। ये आप आपके हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि क्वेश्चनों को हल करने का, जिसमें कि आप डायरेक्ट परसेंटेज ऐड करके इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों, डी ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि 440 है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि एक मिश्र धातु में कितना है, एक मिश्र धातु में 26 यानी 26% तांबा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझने में थोड़ा आपको समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि पहले यहाँ पे आपसे जो है परसेंटेज दिया गया है मिश्र धातु का, उसके बाद में जो आंसर आना चाहिए वो दे दिया गया है, ठीक है। यानी कि शुरू स्टार्ट का जो तत्व है या फिर जो शब्द है या फिर हम कह सकते हैं जो मिश्रण है वो नहीं दिया गया है। अब क्वेश्चन में क्या आपसे क्या पूछा गया है कि एक मिश्र धातु है जिसमें कि 26% तांबा है,
उसमें 250 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सरल शब्दों में यदि हल करें दोस्तों, तो मान लीजिए कोई एक धातु है यानी कि मिश्र धातु है जिसमें कि 26% जो है यहाँ पे क्या है, तांबा है। ठीक है, 26% क्या है, तांबा है। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि जो प्राप्त तांबा है यानी कि कितना प्रतिशत यानी कि कितना ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए यहाँ पे मिश्र धातु की आवश्यकता होगी, यानी कि कितना आवश्यकता होगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी कि टोटल जो प्राप्त हो रहा है आपके पास में वो हो रहा है 250। यानी कि मान लीजिए कोई एक्स तत्व है और उसमें 26% की वृद्धि की जाती है, अगर सरल शब्दों में कहे तो कितना प्राप्त होता है, 250। तो आपको ये एक्स का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक मिश्र धातु में 26% तांबा होता है और होता है तो 250 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए, ये जो है 250 जो ग्राम है तांबा प्राप्त करने के लिए मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। यानी कि ये कितना एक्स का मान क्या होगा, कितना होना चाहिए, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं दोस्तों। 26/100 इक्वल 250। ठीक है, सो जब आप इसे हल करते हो तो आपके पास में क्या जाता है दोस्तों, 100 इंटू 250/26। अब यहाँ पे 26 से 26 आप माइनस कर सकते हो, ये 26 है ना, यानी कि 200, माफ कीजिएगा, ये 26 है। यहाँ पे क्वेश्चन गलत हुआ है। यहाँ पे जो दोस्तों 250 नहीं है बल्कि ये 260 है। ठीक है, तो इसे आपको सही कर लेना है, 260 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 26 से 26 कट हो गया, आपके पास में बचा एक जीरो, यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1000। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1000 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन में मिस हो गया था। ठीक है, यानी कि 260 की जगह 250 लिख दिया गया था। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रीवियस क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सेम टू सेम आप प्रीवियस क्वेश्चन पे देखोगे तो इसी प्रकार से सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 26% तांबा है तो 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा, यानी कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वो होगा दोस्तों 1000 ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 250 का 42% प्लस 220 का 25% क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफी इजी है दोस्तों, बस आपको यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे मैं तो उम्मीद करता हूँ, और हम यहाँ पे क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 250 है ना, कितना 250 का मींस इनटू और 42, यानी कि 42 का कितना 100% है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया था प्लस, यानी कि 420 का कितना 25%। ठीक है, 25%। सो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, सो आपके पास में ये पूरा दिया गया है, हम 0 से 0 पहले कट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हो गया 55 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसे हम और छोटा कर लेते हैं, सो ये हो जाता है 21, और 21 का यदि आप 5 में गुना करते हो दोस्तों, 5 5 दूनी 10, यानी कि 105 हो गया। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। सो 0 से 0 पहले कैंसिल कर दिया मैंने, 55 25, इसके बाद में जो है 5 दूनी 10, इसको हम और छोटा कर लेते हैं तो ये हो जाता है 21। ठीक है, अब इसे यदि आप 5 से गुणा करते हो दोस्तों, तो ये पुनः फिर से 105 आ गया। अब इस प्रकार से यदि हम दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास में क्या जाता है दोस्तों, 200 कितना हो जाता है 105 और 105, यानी कि 0 और ये हो जाता है 1, यानी कि ये हो गया, और ये 210, यानी कि कितना राइट आंसर हो गया 210, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है पहला ऑप्शन। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी था, हमने क्या क्या किया मैं पुनः फिर से बता देता हूँ। आपके पास में था 250 इंटू, यानी कि 250 का 42%, ये है, और इस प्रकार से मैंने यहाँ पे हल किया, जो टोटल निकल के आया हल करने पे 105। इसके बाद में 42 यानी कि 420 का 25% पूछा गया, तो 25% हमने निकाला 105, और उसके बाद में लास्ट में आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर मिला दोस्तों 210। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से हल कर पाओगे। सो आपके पास में क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों कि दशमलव में आपको बदलना है, और वो है दोस्तों दशमलव में, यानी कि 101 को प्रतिशत में बदलना है। देखिए, एक दशमलव में संख्या दिया गया है 10.1, और इसको क्या करना है, आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो कितना होगा। ठीक है, सो अब आपको पता है दोस्तों कि जब भी इस प्रकार से दशमलव में संख्या दिया जाता है, तो सबसे पहले तो आपको दशमलव से बाहर निकालना होता है। अब यहाँ पे एक, यानी कि एक संख्या, यानी कि 10 के बाद में जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दशमलव से पहले कितनी संख्या है, यानी कि दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है। ठीक है, तो जितनी संख्याएं होती है दशमलव के बाद में उतना ही जीरो लगाते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लगेगा। ठीक है, यानी कि एक संख्या, यानी कि दशमलव के बाद में एक संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का क्या, यानी कि दशमलव से हमने यहाँ पर क्या निकाला, इसको बाहर निकाला। अब क्वेश्चन को हल करते हैं, जो कि आपसे पूछा गया है कि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, आपसे भी परसेंटेज इस प्रकार से निकालते हैं। अब इसे हल करते हैं दोस्तों, सो हल करने में आपके पास में आ जाता है, क्योंकि ये 0 से 0 कट हुआ, इसके बाद में ये क्या होगा, ये जो 10 बचा हुआ है 10 ऊपर जाके यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, सो ये 1 और ये 0, यानी कि इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10 होगा। ठीक है, यानी कि आपके पास में ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी ईजी है दोस्तों, बस क्वेश्चन को समझना है, और क्वेश्चन को समझने के बाद में आपको हल करते जाना है। ठीक है,
इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि कौन सी दी गई संख्या जो है 3 से विभाजित है लेकिन 9 से नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो कि 3 से तो विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने जो संख्या दे दिया दोस्तों वो समान दे दिया, यानी कि आप सभी को विभाज्यता का नियम यदि पता हो तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही इजीली दे पाओगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आसान है। बस आपको यहाँ पे जो है विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से यदि कोई 3 आ गया या फिर 9 आ गया, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अंतिम यानी कि इसमें जो संख्याएं हमें दिया जाता है उनका योग करते हैं, योग करने के बाद में उसका जो है उस संख्या से डिवाइड करते हैं, वो चाहे 9 हो या फिर 3 हो, ठीक है। सो यदि हम देखें दोस्तों यानी कि ऐड करके, सो आपके पास में जो पहला हम डी ऑप्शन देख लेते हैं। सो यहाँ पे यदि हम डायरेक्ट विभाजित करके भी देखें, सो आपके पास में डायरेक्ट विभाजित यहाँ पे अच्छा माफ कीजिएगा, अच्छा 9 से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमको अभी हम यहाँ पे छोटा सा गलती कर रहे थे दोस्तों कि मैंने आपको क्या बोला था कि 3 और 9 से दोनों से विभाजित होना चाहिए, जबकि जब 3 और 9 जो ऐसी संख्याएं होती है दोस्तों जो कि जो विभाज्यता का नियम सेम फॉलो होता है यहाँ पे, यानी कि 3 में भी हम जो है संख्याओं का योग करते हैं, फिर उसके बाद में जो योग होता है उसको 3 से विभाजित करते हैं, जबकि 9 में भी विभाज्यता का नियम वही बोलता है कि जो संख्याएं होती है यानी कि जो अंक होते हैं, संख्याओं के जो अंक होते हैं उनको ऐड करते हैं, उसके बाद में 9 से विभाजित करते हैं, और यदि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो हम कहते हैं कि 9 से विभाजित है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि 9 से तो विभाजित 3 से तो विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित ना हो। अब यदि मैं डायरेक्ट 3 से विभाजित करके देखता हूँ, आप सभी को पता है 3 3 का 9 हो गया, 3 7 21 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 से तो विभाजित है लेकिन क्या 9 से विभाजित क्या वो हम देख लेते हैं। तो 9 3 27, ठीक है, कि ये 21 से विभाजित होगा, या फिर आप इसे और एक काम कर सकते हैं, ठीक है, देखिए 2 7 2 1 और 3, ठीक है, इसे आप क्या कर लीजिएगा 8 कर लीजिएगा, ठीक है। सो 3 और 7 कितना हो जाता है 9, और ये हो जाएगा दोस्तों 3 और ये 3 6, ठीक है, यानी कि यदि आप इसे ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 15। क्या 15 9 से विभाजित है? नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया। लेकिन हम सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास में है 3 4 2 1, ठीक है, यानी कि 3 से तो विभाजित होगा, और हम 3 से पुनः कर सकते हैं, फिर 3 चौक 12, ठीक है, 3 छंग 18, यानी कि 3 से तो विभाजित हो रहा है। अब 9 से भी विभाजित करके देख लेते हैं, जो कि आपको पता है कि 9 से विभाजित करने के लिए और 3 से विभाजित करने के लिए, अब 3 से तो विभाजित है तो आप सभी को पता है कि 9 से भी विभाजित होगा कि नहीं होगा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको योग कर सकते हैं। सो 3 4 यानी कि 3 और 7 कितना हो जाता है, आपको सॉरी 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 2 9 हो गया, ठीक है, और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 3 और 4 7, ठीक है, 7 8 9 और 1 10, ठीक है, और यहाँ पे 8 दिया गया आपके पास में, 10 और 1 8 18, यानी कि ये 9 से विभाजित है, ठीक है, यानी कि 18 9 से विभाजित आप सभी को पता है, ठीक है। इसके बाद में इसको ऐड करते हैं 3 और 3 कितना हो जाता है 6, और 3 3 का 9, ठीक है, 3 3 का 9, और ये एक 10 और एक 8 18, ये भी 18 हो रहा है, यानी कि ये भी 9 से विभाजित है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं ये 10 हो गया, और 10 2 12 हो गया, और 12 के बाद में बचा आपके पास में 3, ठीक है, यानी कि ये भी 18 हो रहा है, तो ये भी 9 से विभाजित होगा, ठीक है। जबकि 9 से विभाजित ना होने वाला देखना था हमें, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 2 7 2 1 3, जब इसको ऐड करोगे दोस्तों, इससे 9 हो गया, 10 11 हो गया, ठीक है, 12, ठीक है, 13 14 15, यानी कि ये 9 से विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, सेकंड, यानी कि डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब ये पूरा मैंने आपको यहाँ पर जो है हल करने का तरीका भी आपको यहाँ पर बताया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वह संख्या चुनना है जो कि 3 5 और 2 से विभाजित है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, एलसीएम आप ले सकते हो, एलसीएम एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, या फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन को देख के भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2 से विभाजित ना होने की कंडीशन में क्या होना चाहिए, यानी कि 2 से विभाजित संख्याएं कैसे होती हैं, कब होती है। तो विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि 2 से तभी संख्या विभाजित होगी या तो अंतिम अंक शून्य होना चाहिए या फिर सम हो, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि संख्या कैसी होगी, 2 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे आपके पास में पहला जो ऑप्शन है अंतिम अंक 5 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, और ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद में अब यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन बचते हैं दोस्तों, 2 ऑप्शन कौन कौन से, सो आपके पास में सी और डी ऑप्शन बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 को भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि 3 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। 3 का विभाज्यता का नियम संख्याओं को ऐड करके उस संख्या यानी कि 3 से विभाजित करके देखना होता है हमें, ठीक है। सो हम देख लेते हैं 8 और 1 9 हो गया, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा 8 और हम 2 कर लेते हैं 10, ठीक है, और माफ कीजिएगा फिर से हम ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि 3 हो गया, हम 8 4 12 कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, 8 और 1 9 3 4 12, ठीक है, और 2 14, ठीक है, कितना हो गया 14, और ये 4 हो गया, ठीक है। सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये 0, ठीक है, यानी कि 0 हो जाता है, और ये हो गया 18 हो गया। अब यहाँ पे आप 3 से विभाजित करके देखोगे दोस्तों, तो 3 4 18, यानी कि 3 से तो विभाजित हो रहा है। अब 5 से विभाजित करके देख लेते हैं क्या 5 से विभाजित है या नहीं है। तो 5 से विभाजित जब आप करोगे दोस्तों, तो अब 5 से विभाजित करने के लिए क्या है, 5 का विभाजित का नियम क्या बोलता है, या तो अंतिम अंक 5 आना चाहिए या फिर शून्य हो, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 5 से विभाजित है। यदि हम ऐसे ही देखें तो यहाँ पे 5 से विभाजित हो रहा है, ये होता हुआ दिख रहा है आपको, फिर भी मैं आपको यहाँ पे 8 3 1 2 और
4 और 0, ठीक है। इसको मैं 5 से विभाजित करके मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे है 5 एकम 5। अब यहाँ पे बचा कितना दोस्तों, आपके पास में 3 बचा है, ठीक है। और हम कर सकते हैं 5 छक्के 30, यानी कि 3 बचा है, फिर 5 छक्के 30। अब यहाँ पे बचा आपका 1, ठीक है। और 5 दूनी 10, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम देखें 5 40। तो इस प्रकार से हम देखें दोस्तों से यहाँ पे जो है 5 से भी विभाजित हो रहा है और 2 से तो विभाजित ही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया था, ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन हो गया था। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो क्या ये 3 से विभाजित है? सो आप देखेंगे दोस्तों 3 से विभाजित करने के लिए हम संख्याओं का योग करते हैं। सो 3 और 1 हो गया 10 हो गया, ठीक है। और ये 2 हो गया 12, ठीक है। यहाँ पे हो गया 12। इसके बाद में आपके पास में बचा 3, यानी कि हो गया 15, ठीक है। 15 के बाद में 2 आ जाता है दोस्तों 17, ठीक है। तो क्या ये 17 3 से विभाजित है? नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर गलत हो गया, ये यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी हल किया दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से हल हुआ है वो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो आप क्या कर सकते हैं, इसके एलसीएम आप ले सकते थे, एलसीएम लेने के बाद में इसका डायरेक्ट आप भाग दे सकते थे। लेकिन हमने एक एक संख्याओं को देखा। सबसे पहले हमने संख्याओं के विभाज्यता के नियम की ओर ध्यान दिया। तो कहीं ना कहीं आपसे आपके जो ऑप्शन है वो कट गए। अब ऑप्शन कटते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है ऑप्शनों को चेक करने में आपको समय नहीं लगता है, क्योंकि 2 से 3 ऑप्शन, लगभग 1 से 2 ऑप्शन आपके कट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है 13 से विभाजित है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ऐसे संख्याएं दे दिया जाता है, इसके बाद में आपको एक एक विभाजित करके देखना होता है, या फिर आपको 13 से विभाजित का नियम पता होना चाहिए। लेकिन जब हम 13 से विभाजित का नियम देखते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको 13 से विभाजित करते हुए देखना होता है, ठीक है, यदि संख्या बड़ी हो जाए तो। अब यहाँ पे एक एक ऑप्शन देखते हैं कि 13 से विभाजित कौन सी संख्या है, ठीक है। सो आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों एक ऑप्शन 13 × 5 = 65, ठीक है। और उसके बाद में ये 52, यानी कि 13 से ये जो संख्या है दोस्तों सी, ये डायरेक्ट ही संख्या कट जाती है। यानी कि बहुत बार कुछ ऐसे ऑप्शन दे दिया जाता है दोस्तों जो कि डायरेक्ट ही आपके लिए बहुत ही सरल हो जाते हैं। अब यहाँ पे इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अब यदि आप 13 से विभाजित करते हो इसको तो नहीं होगा, है ना, और ये भी नहीं होगा। इसके बाद में 43 और 47 ये भी नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन मिल गया था, ठीक है। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं है। सो 8 से विभाजित होने के लिए आपके पास में 3 कंडीशन होना चाहिए, या तो 2 और 4 से विभाजित हो, या फिर लास्ट जो डिजिट है 8 आ जाए, तो भी हम कह सकते हैं कि जो है कहीं ना कहीं 8 से विभाजित होगा, ठीक है। में 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, कि जो अंतिम अंक जो होते हैं ना, अंतिम तीन अंक को 8 से विभाजित करके देखते हैं। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो हम कह सकते हैं कि 8 से विभाजित है वह पूर्ण संख्या, ठीक है। यानी कि संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बस आपको 3 डिजिट चेक करना है कि 8 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि 8 से विभाजित है तो आप कह सकते हैं कि वो संख्या, यानी कि 3 अंक यदि विभाजित है 8 से, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। सो हम एक एक देखते हैं। आपके पास में क्या है, 234 लास्ट डिजिट पहला ऑप्शन का, ठीक है। सो क्या 8 से विभाजित है? सो 8 का 8 16 8 3 24 ज्यादा हो गया, ठीक है। सो यानी कि क्या हो जाता है दोस्तों, 16 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम इसे हल करते हैं। सो ये आपके पास में 13 है ना, यानी कि आपके पास में अब यहाँ पर क्या बचता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 9 है ना, और 94। इसके बाद में पुनः फिर से करते हैं 8 का 8, यानी कि ये भी 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका अपना सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। सेकंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं 3 4 2, ठीक है। सो 8 से विभाजित करके देख लेते हैं इसको भी हम, ठीक है। यहाँ पे 8 चौक 32, ठीक है। अभी लास्ट में 12 बचा, तो ये भी 8 से विभाजित नहीं है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं 840, ये 8 से विभाजित है। 8 कम 8 8 अपना 40, ठीक है। यानी कि ये 8 से विभाजित है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं 2 4, यदि हम 8 से विभाजित करें दोस्तों, ये हो गया 16, 8 दूनी 16, यानी कि ये 4 बचा, ये भी 8 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी यानी कि सी ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, 8 का जो विभाज्यता का नियम है उसको अप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो विभाज्यता के जो नियम है वो यदि आपको याद रहे तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे। और जो विभाज्यता का नियम है, नेक्स्ट अगली क्लास में मैं एक बहुत ही अच्छा से क्लास बना दूं जिससे कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। अभी तक जो पिछले बार जो पूछे गए थे दोस्तों, वो जो आप देख पा रहे होंगे लगातार कितने विभाज्यता से क्वेश्चन पूछे गए, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ। पहला तो ये 40 क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आपसे पूछा गया था 3 का विभाज्यता का नियम। इसके बाद में 3 5 2 का विभाज्यता का नियम डायरेक्ट पूछा गया था, एक क्रम में पूछ लिया गया था आपसे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। इसके बाद पुनः फिर से 8 से विभाज्यता का नियम पूछा गया। अब यहाँ पे 18 से विभाज्यता का नियम पुनः फिर से पूछा गया है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे 2 प्रकार से आप तोड़ सकते हो। 18 का विभाज्यता का नियम आपको नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 यानी कि इसको तोड़ सकते हैं। सो 9 दूनी 18 हो जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे दोनों से चेक करना होगा, या तो 9 से भी चेक करना है और 2 से भी चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनते हैं। अब यहाँ पे जो है 2 से विभाज्यता का नियम आप सभी को पता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, या फिर यानी कि आप कह सकते हैं कि अंतिम अंक 2 हो या 0 हो। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन आपका कट गया। इसके बाद में यहाँ पे 3 ऑप्शन बचते हैं। सो इन 3 ऑप्शनों में से आपको यहाँ पे यही ऑप्शन हो सकते हैं, ए बी सी हो सकता है, लेकिन डी नहीं हो सकता। ये आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं
9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है, यानी कि सम तो सभी है। अब ये हमें देखने को मिल रहा है कि 2 से तो विभाजित ही होगा, ठीक है, लेकिन अब 9 से होगा कि नहीं होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब 9 से विभाजित होने के लिए आप सभी को पता है क्या क्या करते हैं, हम योग करते हैं, ठीक है। अब योग संख्याओं को योग करके देखते हैं। तो पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, 3 5 8 और 8 16, ठीक है, 16 16 और 2 कितना हो जाता है दोस्तों, 18 हो जाता है, ठीक है। 18 में यदि हम 9 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। और ये 27 जो दोस्तों 9 से विभाजित है, ये आप सभी को पता है। इसके बाद में नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 6 5, यानी कि 5 और सॉरी 6 5 11, ठीक है, और 11 और 1 12, ठीक है, और 12 4 कितना हो जाता है दोस्तों, सो 12 4 हो जाता है 14। तो ये क्या 9 से विभाजित है, नहीं है, ठीक है, गलत हो गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगला भी देख लेते हैं, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है, और ये हो जाता है दोस्तों 9 और 7 और 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। यदि हम 11 को ऐड करते हैं तो आप सभी को होता है 10 और 1, यानी कि ये हो जाता है 20, ठीक है। कि 10 9 से विभाजित है, नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिला था ए ऑप्शन। कितना सरल, हमने यहाँ पे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल कर लिया दोस्तों। हमने क्या किया, 18 को तोड़ा पहले, यानी कि 9 into 2 में तोड़ा। इसके बाद में 2 का अप्लाई किया दोस्तों, यानी कि 2 का विभाजित का नियम अप्लाई किया। यहाँ पे पहला ऑप्शन कट हो गया, यानी कि राइट आंसर हो ही नहीं सकता, ये हमने कंफर्म कर लिया। इसके बाद में बचा 9। अब 2 में भी हमने यहाँ पे देख लिया कि विभाजित का नियम जो बोलता है लास्ट में अंतिम 2 डिजिट, यानी कि 2 अंक होना चाहिए, 2 भी दिख रहा है या फिर सम भी दिख रहा है, ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे 9 जो है 9 से विभाजित का नियम हमने यहाँ पे देखा, तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई किया, तो कहीं आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से यहाँ पे मिल गया दोस्तों, और वो एक ऑप्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं, और एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। अब यहाँ पे पुनः फिर से और एक विभाजित का नियम आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है विभाजित से, वो पूछा गया है 6 से, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी आप तोड़ सकते हैं, 2 into 3 में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे 2 into 3, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 का विभाजित का नियम पहले आपको अप्लाई कर लेना है। अंतिम अंक 2 होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए, या फिर सम हो, ठीक है। ये 3 कंडीशन में हम कह सकते हैं कि संख्या कैसे हो गया, 3 2 3 3 से सॉरी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, सी ऑप्शन, ये कैसे होगा दोस्तों, ये कट हो जाएगा, यानी कि 3 से विभाजित, यानी कि 2 से तो विभाजित हो ही नहीं सकता। हाँ 3 से हो सकता है, लेकिन 2 से नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये 6 से विभाजित होगा, ठीक है। सो हम पहला ऑप्शन को चेक करते हैं दोस्तों, और पहला ऑप्शन आपके पास में जो कि है, पहले हम चेक कर लेते हैं। देखो 2 से तो विभाजित होगा, ठीक है, लेकिन 3 से होगा कि नहीं होगा वो हम देख लेते हैं। 3 से विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं का योग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, संख्याओं का योग करते हैं, आप सभी को पता है। संख्याओं का योग करते हैं 7 और 7 और 2 कितना हो जाता है दोस्तों, 9 हो गया, ठीक है। और 9 के बाद में हम कर लेते हैं 10, ठीक है, यहाँ पे हो गया 10, ठीक। और 10 के बाद में ये 10 ऐड कर लेते हैं, 6 4 10, यानी कि हो गया 20, ठीक है, 20। और 20 के बाद में आपके पास में है दोस्तों 8 और एक 9, ठीक है। 9 9 और 7 कितना हो जाता है दोस्तों, 16 हो जाता है, ठीक है। सो अब हम इसे ऐड करके देखते हैं। सो ये आपके पास हो गया 36। अब यहाँ पे 3 से विभाजित हो रहा है क्या, सो आप देख पाओगे दोस्तों, ये 3 से तो विभाजित है, लेकिन क्या 2 से विभाजित है या नहीं है, वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं पहले। जो कि पहले हम इसको क्वेश्चन को अच्छे से ऐड कर लेते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है। ये हो गया 9 1 मिनट। क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका डाउट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यानी कि 7 7 और 2 कितना हो जाता है दोस्तों, 9 हो जाता है, ठीक है। 9 9 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप सभी को पता है 9 और 6 कितना होता है, 15, ठीक है। और 15 4 कितना हो गया दोस्तों, 15 4 हो गया 19, ठीक है। 19 और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं 20, ठीक है। और 20 हो गया 20, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 7 और सॉरी 8 और एक 9, ठीक है। 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा दोस्तों 16, ठीक है। 9 और 7 कितना हो जाता है, 9 और 7 16, ठीक है। और सो ये 6 हो गया, और ये 3 यानी कि 36। तो ये जो है 3 से तो विभाजित होगा, 3 का 3 3 दूनी 6, लेकिन 2 से विभाजित है या नहीं है वो चेक करने के लिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से विभाजित करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। सो 2 से विभाजित करके हम यहाँ पर देख लेते हैं, और 2 से 2 का विभाजित का नियम आप सभी को बताएगा, अंतिम अंक 2 होना चाहिए, या फिर जो है 0 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं दोस्तों कि 2 से 2 का विभाजित का नियम। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो 2 से विभाजित, यानी कि 2 से, यानी कि ये जो पहला ऑप्शन है 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा होगा, क्योंकि 2 का विभाजित का नियम क्या बोलता है कि जब भी 2 4 6 8, यानी कि जब भी सम संख्याएं आ जाए तो हम कह सकते हैं कि संख्या कैसे होगा, 2 से विभाजित होगा। अब 3 के कंडीशन में हमने क्या किया था, अब हम क्या करते हैं, 3 का विभाजित का नियम क्या बोलता है कि यानी कि कोई भी संख्या हो, जब उसके योग करते हैं, योग करने के बाद में 3 से विभाजित करते हैं, और विभाजित करने पर योग पूरे पूरे से विभाजित हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, यानी कि वो 3 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे दोनों, यानी कि 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित होता हुआ नजर आ रहा है। इस आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, तो ये क्वेश्चन तो राइट होगा, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है, जो कि ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप यदि हम 6 से करें दोस्तों, सो 6 से जब आप डिवाइड करके देखोगे, सो 6 से आपके पास में पूरी तरह से विभाजित करने के लिए क्या ये होगा, हम देख लेते हैं 6 कम 6 1 मिनट, यहाँ पे माफ कीजिएगा 7 2 6 4
7118, ठीक है। अब इस प्रकार से हम डायरेक्ट एक बार चेक करके देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सो 6 कम 6 बचा आपके पास में 2, 6 दूनी 12, फिर 6 कम 6 और उसके बाद में 6 सत्ते 42, ठीक है। अब आपके पास में बचेगा 518, ठीक है। अब और ऐड करके देख लेते हैं और 6 पंच 30, 6 6 36, 6 सत्ते 42 और 6 आठे 48, ठीक है। 48 हो गया, ठीक है। 48 में से हमने 51 माइनस किया तो आपके पास में क्या बचेगा दोस्तों, वो आपके पास में बचेगा 3, ठीक है। 3 और यहाँ पे बचा है 38, ठीक है। और इसके बाद में 6 6 36, यानी क्या बचेगा 2 बचेगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। जो कि आपने देखा दोस्तों कि जब हमने इसको तोड़ के करा तो कई बहुत बार क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से गलतियां होती है, ठीक है। लेकिन बहुत कम कंडीशन में होता है, यदि आप तोड़ के करते हो तो भी जो है उतने क्वेश्चन गलत नहीं होते। फिर भी यहाँ पे जो है क्वेश्चन काफी डिटेल में यहाँ पे दे दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, यानी कि अगला ऑप्शन को अप्लाई करके देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम देखते हैं 8 चौक 32, ठीक है। यहाँ पे बचा 2 और इसके बाद में चलो माफ कीजिएगा 6 6 36 ज्यादा हो गया, 6 पंचे 30 होगा, ठीक है। यानी कि 5 बार होगा और यहाँ पे 40 बचेगा और यानी कि 42 और इसके बाद में 6 सत्ते 42, ये कट गया। इसके बाद में 6 कम 6 बचा 1, 6 तिरी 18, ये कट गया। और 6 कम 6 बचा 3, 6 पंचे 30, यानी कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ऑप्शनों को चेक करते हुए भी करना है दोस्तों। चेक करते हुए करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो 6 का जो विभाज्यता का नियम है, बहुत बार हम क्या करते हैं कि 3 और सरल 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 करने के लिए संख्या को तोड़ देते हैं, उसके बाद में जो संख्याएं जो बचती है यानी कि जो संख्याएं बनती है तोड़ने के बाद में उनसे हम विभाजित करके देखते हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पे विभाजित करके देखा दोस्तों तो संख्या तो कट रही थी, लेकिन फुल यानी कि जो संख्या को हमने तोड़ा था उससे यहाँ पे संख्या नहीं कट रही थी, ठीक है। तो ऐसा भी आपके पास में हो सकता है। सो पहला और सेकंड हमने यहाँ पे चेक किया और खासकर फर्स्ट और लास्ट को आपको चेक करके देखना है। पहला जो कि हमारा गलत था, इसके बाद में लास्ट में चेक किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिला जिससे विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है 13 से विभाज्यता का नियम आपको यहाँ पर बताना है। अब यदि ऐसे बड़ी संख्याएं आ जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बहुत ही आसान होता है। और इससे पहले भी जो क्वेश्चन जो हमारे पास में आया था दोस्तों, क्वेश्चन कौन सा था, 18 का था, ठीक है। 18 नहीं, एक क्वेश्चन था जो कि मैं आपको पुनः याद दिला देता हूँ, 13 का ही था, ठीक है। यानी कि 13 से विभाजित है। अच्छा ये क्वेश्चन डबल हुआ हो गया शायद, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। 13 से विभाजित है ये आपको बताना था, ठीक है। सो आपके पास में जो है ऑप्शन है दोस्तों, अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना। सो पहले हम 13 से डायरेक्ट ही देख लेते हैं कि 13 से क्या क्या होगा, ठीक है। 13 का 3 13 3 39, ठीक है। 13 दूनी 24, 13 कम 13, देखो यार कितना आसान राइट आंसर मिल गया यार। यानी कि बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ना बहुत ही आसान होता है, बस आपको शब्दों को यानी कि पहले अंक को देखना है, यानी कि किससे 13 से विभाजित है। अब मैंने लास्ट ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन में रिजल्ट डाला। सो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसा दिखा मुझे कि विभाजित नहीं हो सकता, लास्ट ऑप्शन में रिजल्ट डाला और यहाँ पे अप्लाई करके देखा तो यहाँ पे डायरेक्ट ही संख्या कट रही थी, यानी कि 13 39, ठीक है। 13 26, 13 कम 13, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चन आ गया दोस्तों, जो कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विभाजित यानी कि इसमें भिन्न कौन सा है। अब पिछले बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है लगातार शुरू स्टार्ट में बहुत ही ज्यादा पूछे गए थे और शुरू स्टार्ट में तो क्वेश्चन काफी जो है टफ नहीं थे दोस्तों, काफी सरल थे, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चनों का जो लेवल है कहीं ना कहीं काफी टफ हो गया था। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या करते हैं क्वेश्चनों को, और यानी क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके आधार पर क्वेश्चन को हल करना है। यानी कि 33/100 है, ठीक है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपके पास में दिया गया है 44/120, ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में वो है 58/148, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है आपके पास में डी ऑप्शन, ठीक है। एक एक हम चेक कर लेते हैं, 35/80, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, जो है इसका दशमलव के रूप में इसको हल करके देख लीजिएगा पहले, जिससे कि आपका क्वेश्चन और आसान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो दशमलव के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दशमलव लगाकर भी कर सकते हैं। सो ये तो कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 यानी कि 0.33, ठीक है। ये पहला हमने हमारे पास में दशमलव के रूप में, यानी कि एक बार तो आप एक काम कर सकते हैं, दशमलव के रूप में हल कर सकते हैं, या फिर आप इसको त्रिया गुणा करके भी हल कर सकते हैं। एक यानी कि सबसे बड़ा आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद में इससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जो कि आपसे सबसे बड़ा पूछा गया था, या फिर आप सबसे बड़ा छोटा निकाल लीजिएगा तो अपने आप बड़ा निकलते जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो, या फिर आप दशमलव के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इससे पहले हम हल कर लेते हैं, ठीक है। दशमलव यानी कि जो है हल यदि हम करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 12, और ये इसका जो हल करने पे आएगा दोस्तों 12 के बराबर 24 36 है, कितना हो जाता है 3, 12 3 36, और आपके पास में बचा 40 है ना। सो आपके पास में क्या बच जाएगा दोस्तों 40 36, ठीक है। सो इसे आपको हल करना था, तो ये 4 हो गया, यानी कि यहाँ पे बचेगा 80, ठीक है। और पुनः फिर से होगा तो
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, जो कि आपके पास में स्क्रीन पे शो हो रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित भिन्नों में से आपको क्या याद करना है, यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न याद करना है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं दोस्तों, हम ऑप्शनों से चेक करते हैं, क्योंकि आपके पास में पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, इन ऑप्शनों में से चेक करना है। ठीक है, सो आपके पास में शो हो रहा है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक एक भिन्न यानी कि एक ऑप्शन हम यहाँ पे चेक करते हैं। पहला आपके पास में है 33/100। ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास में दिया गया है 44/120। ठीक है, और सी ऑप्शन दिया गया दोस्तों आपके पास में 58/148। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में दिया गया है 35, यानी कि डी ऑप्शन 35/80, यानी कि 80। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले आप इसे अच्छा से हल कर लीजिएगा, उसके बाद में इनको हम क्या करते हैं, दशमलव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे पास में जो है संख्याएं छोटी से लेकर बड़ी संख्याएं आ जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे यदि हम इसको पहला जो ऑप्शन है उसको यदि हम हल करें, तो कहीं ना कहीं आपके पास में जो संख्या है 100 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। अब दशमलव कैसे लगाते हैं वो आप सभी को पता है दोस्तों, यानी कि यदि डबल जीरो है तो दो संख्याओं से पहले दशमलव लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों दशमलव, यानी कि यहाँ पे जाता है 33 33। ठीक है, यानी कि 0.3333। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन यानी कि पहला जो संख्या हमें देखने को मिला 0.33। ठीक है, इसके बाद में सेकंड को हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब सेकंड पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर इसको पहले डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि हल कर लीजिएगा, छोटा कर लीजिएगा। तो 11 चौक 44 हो गया, यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा, 4 से कटेगा तो 11, यानी कि 11 चौक 44। इसके बाद में ये आपका जो और छोटा हो जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, यानी कि कितना जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा 30। ठीक है, यानी कि 13 आ गया। अब यहाँ पे इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप दशमलव में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास में आएगा दोस्तों, और वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 11/3, यानी कि यहाँ पे बनेगा लगभग मान लीजिएगा यहाँ पर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 11/, जब आप 30 करोगे है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 11×33 है ना, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 366 है ना, लगभग लगभग 366। यानी कि कैसे होगा, यानी कि हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा, जीरो लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3×3 = 9, सॉरी 3×3 = 9 बचेगा कितना दोस्तों, 3×3 = 9 के बाद दोबारा कितना बचता है, तो 3×3 = 9 के बाद में यहाँ पे बचेगा 10 और 11, यानी कि 2 बचे। ठीक है, इसके बाद में पुनः फिर से 3×3 = 9 नहीं होगा, 3×3 = 9, 3×6 = 18। ठीक है, यानी कि कितना हो जाता है, 6 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पुनः फिर से 2 बचेगा, 3×6 = 18, 3×6 = 18, यानी कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सेकंड जो आपका जो बी ऑप्शन आएगा वो आएगा 0.3, यानी कि 0.3666। ठीक है, इसके बाद में सेकंड और हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। सेकंड आपसे आपके पास में दिया गया है 58/148। अब यहाँ पे इसको भी हम हल करके देखते हैं, पहले हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है ये 2 से विभाजित हो जाएगा और नीचे का भी 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बचेगा 29 है ना, 29, और ये विभाजित हो जाएगा, विभाजित 2 से विभाजित होने पर 78 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले आपको संख्याओं को छोटा कर लेना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 29/78। ठीक है, सो माफ कीजिएगा 74 है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, 74 है। ठीक है, 74 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दशमलव के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा दोस्तों, क्योंकि 74 का भाग देना है आपको 29 में, यानी कि जब आप जीरो लगाओगे ना तो कहीं ना कहीं संख्या थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा हल करने का प्रयास करना है। यहाँ पे तो आप 7 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, और उसके बाद में जो है 4 प्लस आपको यहाँ पर करना है, यानी कि 74 में। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप हल करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक नया संख्या बन के आता है दोस्तों, वो बन के आएगा 7, यानी कि 7×7 = 49, ये ज्यादा हो जाता है, और 7×3 = 21, लगभग लगभग 3 से जाएगा है ना, तो यहाँ पे जाता है 0.3। ठीक है, 7×3 = 21। इसके बाद में हम देखते हैं 9 है ना, इसके बाद में 189, लगभग लगभग इतना आएगा। ठीक है, इसे आप अच्छा से हल करके देख लीजिएगा, जो कि 74 का भाग आप दशमलव के रूप में 1 to 9 में भाग दोगे दोस्तों, तो आपके पास में एक संख्या आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 0, यानी कि 0.3919। ठीक है, ये हो गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन, ये सेकंड बी, और ये सी ऑप्शन। ठीक है, अब डी ऑप्शन को देख लेते हैं, 35 और क्या था, 80 था। ठीक है, अब इसे भी आप डिवाइड करके देख लीजिएगा पहले। तो ये आप सभी को पता है 5 से डिवाइड हो जाता है, 7 पना पना 7 35 और पना 8 40। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि 16 16 × 85 होता है। ठीक है, सो 16 × 85। ठीक है, अब इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं, तो डिवाइड करने के लिए दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी कि 70। ठीक है, अब 16 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो आपके पास में आएगा दोस्तों, यानी कि 16 32 16 3 48 16 चौक 64। ठीक है, राइट सही है। सो यहाँ पे ये हो जाता है 4 3 और 7 और 5, लगभग लगभग कितने बार डिवाइड होगा ये। ठीक है, यानी कि 0.437, यानी कि ये डी ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार से आपको एक एक ऑप्शन हल करके देखना है दोस्तों। ये पहला मेथड है, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, लेकिन क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पे
जो जब भी छोटे यानी कि संख्याएं भिन्न में यदि छोटी आ जाए तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार से यानी कि और बड़ी हो जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समस्या हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला मेथड है वो कैसे हल करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ा भिन्न, अब यदि हम देखें दोस्तों 0.33 तो ये तो बहुत सबसे छोटा हो गया। इसके बाद में सबसे बड़ा जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा और वो आपके पास में शो हो रहा होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, वो है देखो 36 66 क्या इससे बड़ा है? जी हाँ, ये इससे बड़ा, सी बड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 43 75, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो कि माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पुनः फिर से यहाँ पे गलत हो रहा है। सबसे बड़ी संख्या पूछा गया था और 47 राइट राइट राइट, यहाँ पे हमने गलती कर दिया था ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन होगा, ठीक है। डी क्यों होगा? यानी कि 4357, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर दशमलव के रूप में आप देख पा रहे होंगे 4375, ठीक है। जबकि इससे पहले जो आया था 435 आया था, ठीक है। यानी कि ये था जो सी ऑप्शन था दोस्तों। सी ऑप्शन में हमने क्या देखा था? सी ऑप्शन में जो संख्या जो थी वो संख्या छोटी थी, ठीक है। 39189 था, ठीक है। जबकि यहाँ पे 4375, यहाँ पे क्वेश्चन 1 मिनट, यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। 39189 दशमलव में जा रहा था, है ना, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, राइट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा दोस्तों, 4375, ठीक है, राइट सही है। यानी कि डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 35.48 सॉरी 80, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। ये आप यहाँ पर हल कर सकते हो दोस्तों। सेकंड आप क्या कर सकते हो? और सेकंड जो नेक्स्ट अगला जो टाइप होता है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? संख्याओं को आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपके पास में जो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो दिया गया है 33, है ना, क्या है 33/100, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे 44/120, ठीक है। इसके बाद में दिया गया है 58/148, ठीक है। इसके बाद में जो है 35/80। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? त्रिया गुणा कर सकते हैं, यानी कि इसका इससे और इसका इससे, ठीक है, विभाजित करके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से त्रिया जो है कैलकुलेशन करके भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे बड़ी संख्या आ जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या बन सकती है। फिर भी आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा। सबसे अच्छा मेथड यदि छोटी संख्याएं आ जाए इस प्रकार से तो आपको इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ सकता है लेकिन आपके लिए एक नंबर पक्का हो जाता है दोस्तों। इस बार में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित से, अब यहाँ पे भिन्न से कोना क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन यहाँ पे पूछा गया आपसे कम, ठीक है, यानी कि छोटा भिन्न कौन सा होगा, ठीक है। और छोटा भिन्न हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम हल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इसी प्रकार से हल करते हैं। ये ऑप्शन है 1/2। अब यहाँ पे इसका तो राइट आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे दोस्तों, जो कि ये होगा। यदि हम इसको दशमलव के रूप में हल करते हैं तो ये ऑप्शन हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब बी हम यहाँ पे देख लेते हैं 2.18 है बी, अब मान लेते हैं। सो यानी कि 18 एकम 18 हो जाता है, ठीक है। बचेगा 2, पुनः फिर से 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 एकम 18, यानी कि 0.11 बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन आपके पास में दिया गया है 4 जो है 150, ठीक है। अब हम यहाँ पे अब डबल जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहले आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, छोटा यदि आप कर पाओगे तो। अब छोटा किससे होगा? 2 से होगा, ठीक है। यानी कि ये 2 से हो जाता है 20, यानी कि 2 बन जाएगा, ठीक है। 0 0 से पहले तो आप कैंसिल कर लीजिएगा। 0 0 से जब आप कैंसिल करोगे तो 4 और 15 बचेगा, ठीक है। अब 4 और 15 बचा है ना, 4 और 15 आपके पास में बचा है, ठीक है। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, 75 और 4 से राइट से, है ना। तो इस प्रकार से यदि आपके पास में बचता है दोस्तों 2/75, है ना, आधा आधा यदि आप करते हो तो। सो यहाँ पे अब यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिएगा 2 0 यानी डबल जीरो लगाना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.0266, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर, यानी कि इसका इससे जो हम दशमलव में कन्वर्ट किया दोस्तों तो कितना हो जाता है? 0.0266, ठीक है। यानी कि हो गया आपका सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में डी ऑप्शन भी आप चेक कर लेते हैं और डी ऑप्शन आपके पास में दिया गया है 19 और अपॉन में है 230, ठीक है, 230 है। अब यहाँ पे इसको हम हल करके देखते हैं पहले। डी आपके पास में है, अब यहाँ पे संख्या कटेगी नहीं, है ना, तो हम डायरेक्ट भाग करके देखेंगे दोस्तों। सो 23 का भाग आपको 190 प्लस ये भी छोटा हो गया है ना, यानी कि डबल जीरो लगाना पड़ेगा, इसमें आपको भाग देना है, ठीक है। सो आपके पास में जाएगा दोस्तों 0.0826, यानी कि यहाँ पे इसको हल करना ही होगा दोस्तों आपको, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे सबसे छोटा आपसे पूछा गया, तो सबसे छोटा आपको देखने को मिला दोस्तों और वो है सी ऑप्शन, यानी कि आपके पास में आया है सी ऑप्शन, सबसे छोटा आपसे पूछा गया था, ठीक है। सो सबसे छोटा आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे दोस्तों
सबसे छोटा जो आपसे पूछा गया था, सबसे बड़ा भी है ना। सो पहला क्वेश्चन था सबसे छोटा सी ऑप्शन, यानी कि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0.5 और 0018। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों कि 0.5 यह सबसे छोटा है। 0.5 छोटा नहीं है बल्कि ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 दशमलव के बाद में डायरेक्ट 5 है, जबकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो संख्या है 0 दशमलव के बाद में 0 लग रहा है और उसके बाद में 266। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे इसके बाद में ये बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन बड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज होने के बाद में इसको लगाएंगे वो लोग फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जबकि ये फर्स्ट नहीं है, ये दशमलव में आपको खासकर ध्यान देना है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, घन का आयतन जिसका किनारा 3a है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब घन का सूत्र आप सभी को बताया दोस्तों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, है ना? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देने का प्रयास कीजिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और इस क्वेश्चन को हम समझते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन का वैसे राइट आंसर हो जाएगा 27। अब 27 कैसे हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सो आप सभी सभी को पता है दोस्तों घन क्या होता है, यानी कि घन के किनारे कितने होंगे? 3 होंगे, यानी कि इसीलिए घन का आयतन भी क्या होगा दोस्तों? 3a, यानी कि घन का आयतन क्या होगा? सो घन का आयतन 3a स्क्वायर, यानी कि 3a क्यूब, यानी कि फुल में क्यूब होगा। ठीक है, यानी कि आयतन का सॉरी माफ कीजिएगा, घन का आयतन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि किनारे कितने हैं। ठीक है, सो हम हल करते हैं जो है 3/3 इंटू ए बाहर निकल जाएगा, है ना, यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसे हल करोगे दोस्तों, ये क्या बन जाएगा? 3 का क्यूब, यानी कि 27 और ये इससे इंटू होगा, यानी कि क्यूब, तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका 27a क्यूब। ठीक है, राइट सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसे आप अच्छा से हल कर लीजिएगा। इसके बाद में एक नियमित पंचभुजा का परिमाप आपसे पूछा गया है, कितना है? 1550, यानी कि 1550 मीटर है। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी? ठीक है, यानी कि नियमित पूछा गया है। सो नियमित पंचभुज से आपको याद रखना है, अब यहाँ पे समझना है कि प्रत्येक यानी कि पंचभुज है उसका जो परिमाप है, यानी कि प्रत्येक भुजा का जो परिमाप है, यानी प्रत्येक भुजा जो है समान है, यानी कि कैसा है? समान है। तो 5 भुजाओं का जो परिमाप निकला यहाँ पर, वो निकला दोस्तों कितना? जो है 1550 निकला है। तो प्रत्येक भुजा का पूछा है, तो आप सभी को पता है दोस्तों 5 से आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो 5 3 15, है ना, उसके बाद में 50, ठीक है, यानी कि 310 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम शॉर्टकट आधार पर यदि हल करें तो। और बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, और क्वेश्चन को समझने के बाद में या तो आप नियमित पंचभुज का परिमाप का जो सूत्र है वो रखकर भी आप कर सकते हैं, या फिर लॉजिक लगाकर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि एक वर्ग का विकर्ण a सेंटीमीटर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर बताना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। और बहुत सारे साथी आंसर भी दे पाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। फिर भी मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूँ, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे हल करके बताना है, और नहीं पता तो इसे हल करने का प्रयास जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको पिछले बार बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे वाले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि ए का वर्ग अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको हल करके देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला दोस्तों कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार तार को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात, यानी कि दोनों का अनुपात आपको यहाँ पर ज्ञात करना है दोस्तों, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल और यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात, यानी कि जो है वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात, यानी कि के रूप में अनुपात आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद में इस क्वेश्चन को मैं हल करके आपको बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, सो बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, डी ऑप्शन। अब इसको हम समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को बताया दोस्तों कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार तार को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है, वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। वृत्ताकार तार को क्या किया गया, यानी कि वर्ग बनाने के लिए इसको मोड़ा गया। ठीक है, ठीक है, वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया, और वर्ग के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल के जो है अनुपात क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, सो आप सभी को पता है दोस्तों जो है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। सो वृत्त की त्रिज्या आपको यहाँ पर दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या जो है 28 है। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि वृत्त के तार की परिधि वृत्त की परिधि के बराबर होता होगा। ठीक है, यानी कि वृत्त जो है वृत्ताकार तार की जो परिधि है वृत्त की
वृत्ताकार तार की परिधि जो है वृत्त की परिधि के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि वृत्त का परिधि क्या होता है आप सभी को पता है, वृत्त का जो परिधि होता है, जो वृत्त का जो परिधि होता है दोस्तों वो आप सभी को पता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और वो है दोस्तों क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब हम हल करेंगे 2 इंटू पाई इंटू क्या हो जाता है 28, ठीक है। परिधि यानी कि क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसे हल करोगे दोस्तों तो आपके पास में क्या बचता है 56, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 56 पाई, ठीक है। क्या हो जाएगा तो वृत्त का जो परिधि क्या मिला हमें 56, ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने पूछा है कि यानी कि इसमें कहा है कि इस तार को मोड़कर वृत्ताकार मार्ग यानी कि वृत्ताकार बनाया, यानी कि वृत्त वृत्त जो पहले तो वृत्त था उसको आप वर्ग के रूप में बनाना है, ठीक है। तो इसलिए वर्ग का परिमाप आपको अब यहाँ पर ज्ञात करना होगा। सो वर्ग का जो परिमाप है वो क्या होता है, वर्ग का परिमाप आपको ये पहले ज्ञात करना है, ठीक है। सो वर्ग का परिमाप आप सभी को पता है दोस्तों, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है, ठीक है। कितना होता है 4a होता है, ठीक है। सो अब आपके पास में इसको हल करना है 4a इंटू 56 पाई, ठीक है। सो जब आप इसे हल करोगे दोस्तों सो आपके पास में क्या बनेगा 56 पाई, है ना, अपॉन 4, यानी कि ये हो जाता है 14 से कट जाएगा, है ना, यानी कि 14 पाई बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। जब इसको हमने हल किया तो अब यहाँ पे आपका जो परिमाप आया दोस्तों, है ना, वर्ग का वो कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। और यहाँ पूछा गया कि जो है हम वर्ग के क्षेत्रफल और इसके दोनों को ज्ञात किया, है ना। तो आपके पास में क्या आया, एक तो 28 आया और एक 14 आया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल 28, राइट, सही है ना। अब यहाँ पे हम और जो है क्वेश्चन को और यहाँ पे हल करना है, तो ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को पता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। सो हम यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन समझना आपको जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, मेरे सिस्टम में मिस्टेक हो रहा। अब हम यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को पता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। सो हम हल करते हैं पाई आर यानी कि 28, क्या मिल गया था 28 स्क्वायर, यानी कि इक्वल में क्या हो जाएगा दोस्तों पाई इंटू 784 इक्वल में, है ना। यानी कि अब यहाँ पे क्या मिलेगा 4845, ठीक है। 4 माफ कीजिएगा 784 पाई इस क्वेश्चन का, यानी कि इसमें राइट राइट यानी कि राइट रूप में कैलकुलेशन करने पे कितना आया 7845 पाई, ठीक है। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम देखा वृत्त का क्षेत्रफल, इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, सो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हल करते हैं, जो कि आपके पास में वर्ग जो मिला था 14 पाई स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा आपके पास में 14 का वर्ग कितना होता है 169, ठीक है 169 पाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास में संख्या नया संख्या बन के क्या आया दोस्तों, अब आपके पास में संख्या बन के आया 196 पाई अपॉन 784, ठीक है। जब आप इसको हल करोगे दोस्तों सो आपके पास में एक नया संख्या बन के आएगा और वो आएगा 1 मिनट, इक्वल आप करके इसको हल करना होगा 5 से, ठीक है। जब आप इसको हल करोगे दोस्तों तो आपके पास में 11/14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा काफी लंबा है दोस्तों, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। वैसे मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया, फिर भी आपका यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं ताकि मैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, और क्वेश्चन है आपके पास में कि एक कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड में गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि आपसे पूछा गया है, दिया गया है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में केवल पूछा गया है गणित मौखिक प्रश्नों को हल कराया जाना चाहिए। तो ये गलत है भाई, केवल आप गणित को ही नहीं कर सकते। यदि आप गणित को ही करोगे तो फिर लैंग्वेज कैसे बच्चे सीख पाएंगे, तो ये हमारे लिए गलत हो जाता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए गलत हो जाता है। यानी कि नेक्स्ट अगला ऑप्शन है गणित का अन्य विषय जैसे कि भाषा, कला इत्यादि समाकलन यानी कि किया जाना चाहिए, यानी कि समाकलन में इनको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो जी हाँ बिल्कुल सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो फर्स्ट सेकंड में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, गलत हो गया, ठीक है। जबकि पढ़ाया जाना चाहिए और पढ़ाया जाता है, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर यानी कि अधिक उपलब्ध यानी कि उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अधिक अवसर ना दिए, यहाँ पे अधिक हम नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। इसके बाद में कक्षा में गणित मनोरंजन क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण
ज्यामितीय पहेलियां संबंधित क्रियात्मक जो है महत्वपूर्ण क्यों होता है, यानी कि संबंधित क्रियाकलाप जो है, यानी कि पहेली या फिर ज्यामिति संबंधित जो क्रियाकलाप है वो क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन है पहला, वे विद्यार्थी जो गणित कक्षा में एक रूप तथा दैनिक जो है दैनिक के कारण होने वाली यानी कि उप से बाहर लाते हैं। ठीक है, क्या ये है, या फिर वे जो है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को उचित अवसर प्रदान करते हैं, या फिर प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानीय या फिर विश्लेषण योग्यता के संवर्धन में सहायक होता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो मनोरंजन क्रियाकलाप तथा जो चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं ना दोस्तों, उनसे क्या होगा कि वे विद्यार्थियों को स्थानिक एवं विश्लेषण योग्यता यानी कि योग्यता के संदर्भ में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, जैसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला में से प्राइमरी कक्षाओं में और जो है रेखा गणित के जो है अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। सो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा भाग पढ़ाया जाता है कि औपचारिक रेखा गणित पढ़ाया जाता है या फिर अनौपचारिक रेखा गणित पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देख पा रहे होंगे दोस्तों, केवल बी, यानी कि यहाँ पे जो है दोस्तों बच्चों को जो है अनौपचारिक रेखा गणित पढ़ाया जाता है ना कि औपचारिक रेखा गणित, यानी कि प्राथमिक शाला में जो रेखा गणित पढ़ाया जाता है अनौपचारिक रेखा गणित पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे जो कि आपसे पूछा गया कि एक शिक्षक जो है गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, तो उसे क्या नहीं करवाना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक दूसरे के विचारों को संबोधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब नहीं पूछा गया, जबकि पॉजिटिव के आधार पर यदि देखें तो ये करना चाहिए। ठीक है, कई स्तरों के साथ में जुड़े कार्य प्रदान करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद में शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना चाहिए। शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति। अब यहाँ पे रणनीति आप प्रदान नहीं कर सकते बच्चों को। ठीक है, यानी कि एक शिक्षक कक्षा में समुदाय के रूप में यानी कि समुदाय भागीदारी को भावनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश करना है, तो क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई आप शुरू स्टार्ट में आप क्वेश्चन को शुरू करने की रणनीति आप प्रदान नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यानी कि राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि गलत क्वेश्चन का राइट आंसर गलत ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले देख पा रहे होंगे ऑप्शन, जो कि प्रश्न हल करने के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूह में विभाजित कर देना चाहिए, ये सही है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन था, गलत था और राइट आंसर गलत है। ठीक है, इसके बाद जो है गणित पाठ्यक्रम के लिए जो है छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी खालिस्तान को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी खालिस्तान को छोड़कर है ना, खालिस्तान को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का परिणाम है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे दोस्तों, बी ऑप्शन, यानी कि गहराई से समझ, यानी कि गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को रुचि और प्रेरणा की कमी को दूर करना है ना, कमी को छोड़कर, यानी कि प्रेरणा यानी कि इसकी जो रुचि और कमी को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है, यानी कि इनका परिणाम है, एक गहराई से समझ का परिणाम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन नहीं है। अब यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया, अब पॉजिटिव देखना है आपको कौन सा है उपचारात्मक शिक्षण के, यानी कि विशेष प्रकार के शिक्षा का यानी कि यहाँ पे पहले देखना है आपको पॉजिटिव के आधार पर। सो पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, विशेष शिक्षा के समान नहीं, प्रत्येक छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद में केवल विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए ही नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि विशेष लेकिन एकदम से यानी हम ये नहीं कह सकते कि केवल जरूरत वाले छात्रों के लिए ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में उन छात्रों के लिए है जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। ठीक है, जी हाँ, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि शिक्षक द्वारा व्यवहार घटना के जो है तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड करने और विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक खुला उपकरण आपको बताना है, जिसमें कि हम जो कि इनमें से किससे संदर्भित होता है। ठीक है, क्या रेटिंग स्केल से या फिर अवलोकन से या फिर चेकलिस्ट से या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन था। ठीक है, नहीं जो है रेटिंग स्केल्स होगा, नहीं अवलोकन या फिर चेकलिस्ट नहीं, यानी कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला, अब यहाँ पे इनमें से तीनों नहीं है तो कौन सा हो सकता है, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, कमेंट्स करके। इसके बाद में नेक्स्ट जो और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, जो कि आपसे पूछा गया है कि असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण यानी कि उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चों को खालिस्तान बनाने में सहायता करना होना चाहिए। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ, जो कि असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को खालिस्तान बनाने में सहायता करना
होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा होना चाहिए, क्या शारीरिक तौर पर सक्षम, या फिर भावनात्मक रूप से स्थिर, या फिर आर्थिक रूप से स्वतंत्र, या फिर अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे दे पा रहे होंगे, जो कि यदि असाधारण बच्चा है और उपचारात्मक विवरण भी हो, और हमारा मुख्य कार्य क्या होना चाहिए, किसी विशेष बच्चे को जो है विशेष बच्चे को अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित करने में सहायता प्रदान करना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों डी ऑप्शन। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पे देने का प्रयास किया, और हर एक क्वेश्चन को आपने समझने का प्रयास किया दोस्तों, और क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे से समझने का यहाँ पे प्रयास भी किए, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का डाउट यदि रहा हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि उन क्वेश्चनों को और अच्छे से रिवीजन करा सकूं, या फिर नेक्स्ट क्लास होगा दोस्तों उसमें भी आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे दोस्तों, तो आज जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड यानी कि 3-4 जो पेपर डेट में जो पेपर हुआ था दोस्तों, वो लगभग सेम टॉपिक्स से है। सो कहीं ना कहीं आप लगातार 2-3 क्लासेस देखोगे तो आपका जो डाउट है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इन टॉपिक्स को हम जो है बहुत अच्छे से कवर करते भी जाएंगे, जो कि ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, और ऐसे ही क्लासेस यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स ही मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है, और फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करने का प्रयास करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।